सेकंड पेपर में, झारखंड का सेकंड पेपर में इन नंबर हेडिंग में झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य 7 क्वेश्चन इससे आएगा और 14 नंबर का ना। देखो इसी के बारे में पढ़ा जाए। देखो हमारे चारों तरफ जैविक और अजैविक घटकों द्वारा जो वातावरण का निर्माण किया जाता है वही है पर्यावरण ना। जैविक घटक का मतलब होता है लिविंग बाइंग, है ना, और अजैविक घटक मतलब नॉन लिविंग, है ना। जैविक के अंतर्गत जो आएगा उसके अंतर्गत है जीव जंतु है, पेड़ पौधा जिसमें प्राण है ना, जिसमें आत्मा है। और अजैविक घटक में हुआ पहाड़ है, नदी है, चट्टान है, ये सब जो है अजैविक घटक के अंतर्गत है। ये लोग जो चारों तरफ पृथ्वी का जो बनाता है वातावरण वही पर्यावरण है ना। वैसे तो हम लोग का जो ऋषि महर्षि लोग जो है पर्यावरण को काफी महत्व दिया शुरुआती दौर में ही। जो हमारे ऋषि लोग हैं, गंगा को माँ, समुद्र को देवता, वन देवता, सभी जो है प्रकृति, सबको पूजने का अर्थ ही होता था कि प्रकृति जो है, प्रकृति के चलते ही हम लोग का जीवन है। और ये पर्यावरण जो है जीवनदायिनी है। जब तक पर्यावरण बेहतर है तब तक है मनुष्य। और पर्यावरण का अस्तित्व अगर बिगड़ेगा तो फिर मनुष्यों का भी अस्तित्व बिगड़ जाएगा ना। अब देखो माने वैदिक ऋषि महर्षि से लेकर के आधुनिक युग में जो भारत का पहला कृषक आंदोलन नील आंदोलन जाना जाता था, तो नील आंदोलन भी प्रकृति से है। मान लो कि 3 कट्ठा पद्धति जो था उसके द्वारा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा तो खेती करना था, भूमि जो था वो बर्बाद हो जाता था, तो पर्यावरण ही था। इसके अलावा उससे जो कृषि करने से वातावरण भी प्रदूषित होता था। तो पहला कृषि का आंदोलन भी उसी से रिलेटेड था। गांधी जी भी बोला करते थे कि भारत की आत्मा जो है 7 लाख गांवों में बसती है ना। उद्योग धंधों से अधिक महत्व जो है वो गांव को देते थे, जो कि पर्यावरण का ही एक माने पर्यावरण का संरक्षण के लिए ही वैसा कहा जाता था। क्योंकि नगर में नगरीकरण के द्वारा, है ना, रोजगार भी कम आदमी लोग को मिलता है। और दूसरा जो है नगरीकरण के द्वारा रोजगार कम होता है। अगर वही कृषक माने गांव घर का गांव में विकास किया जाए उसी तरह का छोटा छोटा ग्राम उद्योग, तो उससे अधिक रोजगार पैदा होता है। गांधी जी के कहने के अनुसार ऐसे भी देखा गया है ना। सबसे पहले 1976 में पर्यावरण के महत्व को समझते हुए भारत सरकार 2 धारा पारित किया ना। 1976 में एक 48 से राज्य सरकार को निर्देश देता है कि पर्यावरण के संबंध में कुछ नियम कानून बनाए। दूसरा 51A(G) जो है उन नागरिकों के लिए था। नागरिकों का यह कर्तव्य प्रदान करता है कि वह पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करे। दोनों का दोनों 1976 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही दोनों नियमों को प्रतिपादन किया गया है ना। पर्यावरण जो है मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित है। एक जो है एक है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा जो है कृत्रिम या मानव जनित पर्यावरण। प्राकृतिक जो नेचर दिया हुआ है, कृत्रिम या मानव जनित जो है हम लोग नगरीकरण औद्योगिकीकरण, है ना, या अपने भौतिक जीवन में, है ना, जिस तरह का जो कार्य करते हैं उससे पर्यावरण को जो क्षति पहुंचता है या उससे जो निर्मित वातावरण होता है वो कृत्रिम या मानव जनित पर्यावरण का उदाहरण होता है ना। अब देखो पर्यावरण में अवांछित तत्वों का परिवेश जो होता है वही पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है ना। वैसे तो प्रदूषण कई प्रकार का होता है, मुख्यतः जल है, वायु है, मृदा है, ध्वनि है, ताप प्रदूषण जो है देशी पर्यावरण को इफेक्ट डाल रहा है ना। अब देखो अलग अलग हेडिंग में देखा जाए, वायु प्रदूषण, है ना, भौतिक रासायनिक और जैविक तत्व जो है वायु को प्रदूषित करता है ना। भौतिक तत्व है, रासायनिक तत्व है और जैविक तत्व भी है ना। जैविक तत्व फॉसिल उसिल को जलने से जो क्लाइमेट जो होता है जो असरकारक होता है, तो इसके द्वारा वायु का प्रदूषण होता है ना। इसके अलावा मानवकृत विकास में कुछ उत्सर्जित प्रदूषक जो होते हैं, है ना, चाहे रासायनिक कीट हो या मान लो कि उद्योगीकरण में धुआं निकलता है, उससे भी ये उत्सर्जित प्रदूषक जो है मानवकृत है ना। वनों की कटाई से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है ना।
उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है, सल्फर का ऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है ना। फ्लोरोकार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस जो है उद्योग को में भी डीजल के जलने से, बायोडीजल मतलब जीव से रिलेटेड डीजल न है। जो क्रूड ऑयल निकलता है वो फॉसिल का ही अवशेष रहता है ना, लाखों करोड़ों वर्ष तक जो रहता है। जहां पर इस तरह का जमीन पाया जाता है, इस तरह का जमीन होगा, इस तरह का जमीन होगा, यहाँ पर फॉसिल अटक जाता है ना, लाखों करोड़ों वर्ष तक पानी यहाँ का तो इधर जाता है, नहीं इधर जाता है, इधर उधर तो पानी आएगा जाएगा ना। यहाँ जो फंसता है जीव जंतु नहीं निकलता है, यही लाखों करोड़ों वर्ष तक माने जो पानी के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्रूड ऑयल के रूप में परिणत हो जाता है ना। ये अलग से पढ़ोगे। अब देखो दलदली भूमि से निकलने वाला जो मीथेन गैस है, या मान लो धान उनका खेत से ये मीथेन गैस निकलता है, ये भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है ना। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस जो है सर्वाधिक जो है वातावरण को सर्वाधिक उसमें मात्रा जो है जो प्रभावित करता है ग्रीन हाउस को, वो है CO2। लकड़ी के प्रयोग से होता है, जीवाश्म ईंधन के का जलने से होता है, और वनों का कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ते जा रहा है ना। अन्य में है मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और जलवाष्प है। ये गैस जितना भी है सब ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाला गैस है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इसमें क्या होता है, तापमान में वृद्धि होता है, आर्द्रता में वृद्धि होने से वर्षा जो है वर्षा अधिक मात्रा में होने लगता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस पहले जान जो, ग्रीन हाउस जो रहता है गैस जो ओजोन परत को क्षय करता है या पृथ्वी का टेम्परेचर को बढ़ाता है। ये गैस जो है उसके चलते जब उस गैस की मात्रा जब बेसी हो जाती है, ऊपर वाला सब ग्रीन हाउस गैस है ना, तो मात्रा बेसी, तापमान में पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आर्द्रता में वृद्धि होती है जिससे वर्षा अधिक होने लगता है, बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी आवृत्ति जो है, आवृत्ति और तीव्रता दोनों में वृद्धि होती है। अल नीनो प्रभाव ऑस्ट्रेलिया का जो तटवर्ती क्षेत्र है, अगर वहां पर वर्षा अगर अधिक होता है तो भारत के तट पर कम होगा, भारत के तट पर अधिक होता है तो उधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के एरिया में जो है वहां का अल नीनो प्रभाव कहलाता है। ये अगर ग्रीन हाउस प्रभाव अगर बढ़ता है तो अल नीनो प्रभाव जो है जो लॉन्ग टर्म में उत्पन्न होता था वो जल्दी जल्दी उत्पन्न होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है ना। एक तरफ सूखा होगा तो एक तरफ अतिवृष्टि होगा ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से ओजोन परत जो है उसमें क्षय हो रहा है। क्षय होने का नतीजा है कि मनुष्यों में चर्म रोग बढ़ेगा, कैंसर का बीमारी बढ़ेगा ना। अब देखो मनुष्यों के साथ साथ वनस्पति जीवन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों प्रक्रिया इफेक्टेड होता है ना। प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है धीमी हो जाती है ना। वनस्पति जगत प्रभावित होता है, आनुवांशिक गुणों का ह्रास होता है। ओजोन परत के क्षय होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो धीमा हो जाती है। धीमा होने के चलते जीव जंतु पर उसका असर पड़ता है। आनुवांशिक गुणों का ह्रास, चाहे मानव हो और चाहे पेड़ पौधा हो, दोनों का आनुवांशिक गुणों का ह्रास होता है ना। अब अम्लीय वर्षा होना प्रारंभ होता है। जो पर्यावरण का प्रदूषण होता है इसलिए अम्लीय वर्षा होती है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मात्रा जो है बढ़ जाता है। बढ़ने के लिए के चलते सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल H2CO3, H2SO4, HNO3, H2CO3 वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, जो कि मनुष्य और जीव जंतु पेड़ पौधे सबके लिए नुकसानदायक होते हैं ना। सब एसिड रेन है। अब देखो यहाँ जल प्रदूषण ना, भारत में उपलब्ध जल का 70% भाग प्रदूषित जल है ना। पेट से जुड़ी जितना ही बीमारी है उसका 80% जो बीमारी जल से ही, दूषित जल पीने से ही होता है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, रसायन का उपयोग, धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज जो है वो जल प्रदूषण का कारण है। इसके अलावा मृदा प्रदूषण जो है, मृदा प्रदूषण अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारण कैसे होता है। तीसरा जो है पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण में ध्वनि प्रदूषण है ना। ऐसे तो हम लोग का औसत जो है जो मान्य है, दिन के समय में 45 डेसिबल तक कान ठीक ठाक सुनेगा, रात में 45 डेसिबल तक एक मानवीकृत जो है।
दिन के समय में 45 डिसमिल और रात में 35 डिसमिल तक मान्य है ना औसत। ऐसे द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है 2020 में एक एक्ट पारित किया गया जिसमें नॉइज पॉल्यूशन या आवाज वाला जो पॉल्यूशन है उस पर 1000 से 1 लाख तक फाइन का प्रावधान किया है ना। ये 12 जून 2000 से लागू हुआ है। एनबीटी जो है देख रेख करने वाला है। उसके अनुसार जो है अगर लाउड स्पीकर का आवाज होता है ना, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में लाउड स्पीकर का आवाज जो दिया हुआ है उससे अधिक अगर आवाज हो रहा है, आगे दिया हुआ है कितना कितना मतलब दिन में कितना रात में कितना, तो उस पर 10,000 तक का फाइन। लाउड स्पीकर से अगर आवाज हो रहा है तो, डीजल जनरेटर से अगर आवाज हो रहा है तो 10,000 से 1 लाख तक का फाइन है ना। अब देखो आवाज कितना को कहा जाता है कि उससे अगर अधिक होगा तो फाइन होगा। ये है इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डेसिबल तक और रात में 70 डेसिबल तक ना। कॉमर्शियल एरिया में दिन में 65 डेसिबल तक और रात में 55 डेसिबल तक। रेजिडेंशियल एरिया में दिन में 55 डेसिमल और रात में 45 डेसिमल तक। उससे अगर अधिक होगा तो ये फाइन वाला जो है वो कटेगा ना। अब कुछ को साइलेंट जोन घोषित किया गया। स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है और कोर्ट को ना, ये तीनों स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और कोर्ट ये चारों जगह साइलेंट जोन में आता है। यहाँ दिन में 50 डेसिमल तक चल सकता है, रात में 40 डेसिमल तक ना। रेगुलेटेड नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स पारित किया गया है 2000 में संसद के द्वारा ना। 2020 में पारित किया गया है ना। अब देखो इसमें 80 डेसिबल तक सुनाई देगा। 80 डेसिबल से अधिक होगा तो फिर सुनने में दिक्कत हो जाता है, लाउड हो जाता है ना। आवाज लगेगा कि एक दूसरे से घूम मिल रहा है। 100 से 120 डेसिबल तक जब आवाज जाता है तो अनकंफर्टेबल लगेगा हार्ट बीट जो है वो बढ़ गया है ना। अब देखो जलवायु में एक निश्चित सीमा के बाद परिवर्तन होता है। भारत के संदर्भ में देखा गया है कि 15 वर्ष में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है ना। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन छोरक गैस और अम्लीय वर्षा जो है वो पर्यावरण को बेसी प्रदूषित करता है ना। इन सभी चीजों में जो वृद्धि हुआ है नतीजा का होता है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत को क्षय करने वाला गैस या अम्लीय वर्षा जो है। इसके चलते जो पर्यावरण में प्रदूषण फैला है उसके चलते निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में है ना वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि हो जाता है। ये वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होने से वर्षा अधिक होने लगती है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवात की आवृत्ति और तीव्रता तेज हो जाती है, इसीलिए तटवर्ती क्षेत्र में बहुत अधिक चक्रवात आने लगता है ना। शुष्क चक्रवात अगर तटवर्ती क्षेत्र में आता है तो बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि समुद्र जो है उसका लेयर ऊपर हो जाता है। समुद्र को पानी ग्रहण करने का जो क्षमता होता है वो घट जाता है। नतीजा होता है जो धरातल से पानी समुद्र की ओर जाता है वो नहीं जा पाता है और बाढ़ का समस्या। ऐसी समस्या मतलब मेरे चेन्नई में आया हुआ था ना, काफी आदमी लोग डूब के मर गया था। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। जब वाष्प जो बेसी निकलने लगता है तो जो नमी का वहां पर क्षेत्र रहता है वो और कम हो जाता है। नतीजा होता है कि जो शुष्क क्षेत्र है या ड्राई जो क्षेत्र है उसमें और बेसी हो जाता है, माने मरुभूमि का विकास और बेसी होने लगता है ना। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में वातावरीय चक्रवात चलने से तटवर्ती क्षेत्र में यहाँ वर्षा करवाना स्टार्ट कर देता है और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में हिमगलन होना प्रारंभ होता है। अगर उच्च अक्षांश क्षेत्र में माने ध्रुव प्रदेश में अगर हिमों का गलन होना स्टार्ट होगा तो समुद्र का लेयर बढ़ जाता है। कई तटवर्ती क्षेत्र जो दुनिया का है वो डूबने की स्थिति में पहुंच सकते हैं ना। अब देखो वैश्विक स्तर पर क्या उपाय किया जा रहा है, इसे जो समस्याएं हैं इसमें से 1979 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में जलवायु परिवर्तन पर सबसे पहले एक सम्मेलन किया वैश्विक स्तर पर। फिर 1985 में ऑस्ट्रिया के वियना में ओजोन क्षरण के लिए कि ओजोन क्षरण जो हो रहा है उसको रोकने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड के उपयोग में पाबंदी लगाने की बात हुआ या कमी करने का बात हुआ ना। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में भी संधि किया गया ना
और इसमें ओजोन संरक्षण 16 सितंबर को जो कनाडा में मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल पर संधि हुआ, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया। मैंने ओजोन परत को जो छिद्र कर रहा है गैसों को कम करने के लिए ना, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ ना,